हस्पताल पहुंचते मेरा दिल चीख चीख कर किसी नुकसान की दुहाई दे रहा था। रूह ठीक है ना? बताएं मेरी जान निकल रही है दादी जान। दादी रोते हुए इसके सीने से लगी तो असवन को टांगों से अब जान निकलती महसूस हुई थी। रुहाब का बेबी। पास खड़ी एनी की अधूरी बात ने ही इस असवन के मुकम्मल होश बना किए थे। रूह ठीक है? इसने लंबी सांस खींचते हुए वही सवाल दोहराया। इसे होश नहीं आया अभी, लेकिन वो अब खतरे से बाहर है। एनी ने सामने मौजूद वार्ड की तरफ इशारा किया जहां वो दवाइयों के ज़ेरे असर बेहोश पड़ी थी। आप लोगों ने तो इसको समझाना है, हमें इसके सामने रोना नहीं है। दादी जान। दादी का चेहरा ऊंचा करते हुए इसने इनके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों पर समेटे थे। असवन, मैंने तुम्हें बारहा समझाया था कि रुहाब को सब सच बता दो। वो अजियत इस अजाब से बहुत कम थी जो वो अब झेल रही है। इनकी आवाज में जहां अफसुदगी थी वहीं असवन के लिए ढेरों गिले और शिकवे भी पेश थे। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया दादी जान। मैंने अपनी रूह को किसी आजमाइश में डाल दिया। आप अपने गाल रगड़ कर खुश्क करता वो शिकस्ता कदम उठाए वार्ड का रुख कर गया था। मजीद 2 लम्हे वो इसका चेहरा ना देखता तो सांसों का तसलसल बरकरार रखना नामुमकिन हो जाता। इसने कमरे में कदम रखा तो वो मासूम जान कई मशीनों में जकड़ी थी। एक हाथ पर लगी ड्रिप इंतहाई सुस्त रफ्तार में कतरा कतरा इसके बेसुध वजूद में उतर रही थी। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। असवंत ने इसकी हर तकलीफ अपने वजूद में उतरती महसूस की थी। रूह, मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा हटा के खुद से भी ज्यादा तुम्हें चाहा है। यही वजह के खुद को कभी तुम्हारे लायक समझा ही नहीं। मेरी वजह से तुम यतीम हुई, बेआसरा हुई, तो किस मुंह से तुम्हारा हाथ थामता। आज भी अपने हाथ तुम्हारे वालिदैन के खून से रंगे दिखाई देते हैं मुझे। इसका बायां हाथ अपने दोनों हाथों में थामते वो इन जज्बों का एतराफ़ कर गया था जिन्हें वो अपने ही ज़मीर की अदालत में मुतअद्दिद बार जुटला गया था। ज़हन के दरीचे में बहुत साल पुराने मनाज़र ताज़ा हुए थे जब पहली बार रुहाब जमाल ने असवंत शाह की ज़िंदगी में कदम रखा था। असवंत कैच। इस लम्हे शाह हवेली के वसी लॉन में मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा था जब जुनैद की हवा में उछाली गई गेंद इसने दौड़ते हुए महारत से अपने हाथों में दबोची थी। आउट आउट। इसकी कैच करते ही सब लोग खुशी से उछले थे। क्या बकवास है। खुद पसंद 20 साला जुनैद ने अपनी नाकामी पर बल्ला उठाकर फेंका था। तुम हमेशा हार जाते हो जुनैद। 15 साला असवंत ने इसे मजीद तपाया था। मैच खत्म होते ही सब बच्चों ने अपने अपने घरों का रुख किया था मगर जुनैद वहीं लॉन में लगी कुर्सियों पर बैठ गया था। इसका इरादा यहाँ मजीद कुछ देर रुकने का था जहाँ पर असवंत भी खुश था। इस वसी शाह हवेली में इसका वाहिद रिश्ता वालिद दिलावर शाह थे। बाकी सब मुलाजमीन को वो खास मुँह न लगाता था। आओ तुम लोग। इसी दौरान दिलावर शाह अपने साथ अपने दोस्त, इसकी बीवी और बेबी पिंक फ्रॉक में मौजूद इनकी 5 साला बेटी को लाए थे। ये कौन है? घर में आए नए लोगों को देखकर असवंत बहुत खुश हुआ था। इसके लिए किसी मेहमान के घर आने का ये पहला तजुर्बा था। ये कौन है बाबा? इनकी तरफ दौड़ते हुए इसने वजीह शख्सियत रखने वाले जमाल अयाज और अपने गिर्द बड़ी सी चादर लपेटे खड़ी इनकी बीवी ज़ारा को देखा जो कम उम्र होने के बायस किसी जाविया से लॉन को चमकती आंखों से देखती इस 5 साला बच्ची की माँ न लगती थी। ये मेरे दोस्त हैं जमाल अंकल। दिलावर शाह ने अपने संजीदा अंदाज में तारफ करवाया तो असवंत ने भी इनसे मुसाफा किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कितनी प्यारी है। सलाम दुआ के दौरान ही इसका ध्यान इस नन्ही परी पर गया जिसके सर पर 2 खूबसूरत नुमा पोनियां बनी हुई थी और वो लॉन के कोने में मौजूद पिंजरों में रखी चिड़ियों को देखकर उछलते हुए तालियां बजा रही थी। इनकी बेटी है रुहाब।
असफंद ने झुक कर इससे भी हाथ मिलाया था। शी इज सो सॉफ्ट एंड प्रीटी। इसने रुहाब के फूले हुए गुलाबी गालों को नरमी से छुआ था। आए आप तीनों। मुलाजिम इनका सामान घसीटता टैक्सी में लेकर गया तो दिलावर ने इन्हें भी साथ चलने का कहा था, जिनके चेहरे पर खौफ के वाज़ेह तासुरात मौजूद थे। मैं इससे अपनी शाह हवेली दिखा दूं। इसने बेसाख्ता रुहाब को अपने पास से रोक लिया। दिखा देना शाह, अब ये यहीं रहने वाली है। जमाल ने झुक कर बेटी को आगोश में भरा तो दिलावर शाह ने इसे दूसरी अच्छी खबर सुनाई थी। वाह, वो भी खुशी से खिलखिला उठा। तुम कहाँ खो गए? इनके जाते ही वो कुर्सी से उठते जुनैद की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिसकी नज़रों में ज़ारा का हसीन चेहरा नक्श हो चुका था। कहीं नहीं, मैं चलता हूँ। इसने आंखें चिपका कर दिल का चोर छुपाया था। इतनी जल्दी? असफंद को याद आया कि अभी इनका इरादा वीडियो गेम खेलने का था। तुम्हारी तरह स्कूल बॉय नहीं हूँ, कॉलेज जाता हूँ, 1000 काम होते हैं मुझे। जुनैद ने इसे अपना पसंदीदा ताना दिया, जो असफंद को हमेशा कैश दिला जाता था। अगले साल मैं भी जाऊंगा, ज्यादा बनो मत। वो भी तेवर दिखाता नक्सी को दौड़ा था और इरादा रुहाब को हवेली घुमाने का था, जो पहली ही नज़र में इसे अपनी अपनी लगी थी। तुम घबराओ मत ज़रा। इसे पानी का गिलास थमाते हुए जमाल ने एतमाद में लिया था, जो बेटी के मुस्तकबिल को लेकर ख्वाहिश थी। कैसे ना घबराऊं, मेरी बेटी को दुगनी उम्र के इंसान के साथ वनी में दे दिया गया है। गांव में पेश आया दिलखराश वाक़या इसे अभी तक खौफ में लिए हुए था। जमाल जंगल में शिकार को गया था तो गैर अरादी तौर पर इसकी बंदूक से निकली गोली ने मलिक सारंग के छोटे भाई मुस्तफ़ा की जान ली थी, जिसके बाद पंचायत के फैसले पर रुहाब को वो अपने साथ खून बहा में ले गए थे। ऐन वक्त पर पुलिस और शहर में मौजूद अपने दोस्त दिलावर शाह की मदद से वो रुहाब को बचाने में कामयाब ज़रूर हुए थे, मगर मलिक सारंग ने धोखे से घर में कैद इस 5 साला बच्ची का अंगूठा निकाह नामे पर छपवा कर पूरे गांव में ये ऐलान करवा दिया था कि वो इनके 16 साला बेटे मलिक सालिक के निकाह में आ चुकी है। मेरी बेटी पर किसी की बुरी निगाह तक नहीं पड़ेगी। रुहाब को वहां से वो इतनी दूर तो ले आए थे, मगर कागज का वो टुकड़ा किसी भी वक्त इसकी आजमाइश का सबब बन सकता था। सारंग मलिक इसे ढूंढ लेंगे। इस निकाहनामे पर रुहाब का अंगूठा लगवाकर इस पर जिल्लत और रुसवाई की मोहर लगवा दी है। इन लोगों ने अपना मुंह दोनों हाथों में छुपाए वो फूट कर रो दी तो अपनी गुड़िया से खेलती रुहाब रोती शक्ल बनाए माँ को देखने लगी थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जमाल ने मेरे साथ यहाँ आकर बहुत अच्छा फैसला किया है। आप लोग फिक्र न करें। इस झूठे निकाहनामे के मुतालिक तो मैं अपने वकील से मशवरा करता हूँ। वहाँ आते दिलावर शाह की बातों से इनकी हिम्मत बढ़ी थी। शुक्रिया दिलावर, तुम ना होते तो मेरी बेटी इस जहन्नम में तबाह बर्बाद हो जाती। वो भी दिल की अथाह गहराइयों से अपने दोस्त का ममनून हुआ था, जो मुश्किल के वक्त इस किसी फरिश्ते की तरह इनकी मदद को पहुंचा था। मैं आ जाऊं बाबा? इसी दौरान अनक्सी के दरवाजे पर दस्तक देता असफंद अंदर आया था। आओ। इसे देखकर दिलावर शाह भी मुस्कुराए थे। मैं रूह को ले जाऊं? इसने फौरन जमाल से सवाल किया। कौन? जमाल अंकल की बेटी। ये कितनी प्यारी है, छोटी सी। आ जाओ यहाँ। असफंद ने इसे अपने पास बुलाया तो खिलाफ फितरत वो भी बेड से उतरती असफंद की तरफ दौड़ी थी। वो बहुत कम गो थी और असफंद का दिल इसकी आवाज़ सुनने को बेचैन हुआ जा रहा था। शी इज़ लिटिल एंजल। इसने रुहाब का हाथ थामा और इसे हवेली दिखाने ले गया था। आने वाले दिनों में शाह हवेली का माहौल यकसर बदल गया था। घर की सब जिम्मेदारियां ज़ारा ने खुद पर ले ली थी। असफंद की माँ के इंतकाल के बाद पिछले 10 सालों से ये हवेली मुलाजमीन के रहम करम पर थी, जिसे ज़ारा ने अपनी नफासत और मोहब्बत से घर बना दिया था। जमाल को भी बतौर प्रोफेसर एक कॉलेज में मुलाजमत मिल गई थी, जबकि रुहाब का दाखिला भी दिलावर ने असफंद ही के स्कूल में करवाया था, जिसके बायस इनका आना जाना एक ही साथ होता था। असफंद, रुहाब तुम्हारे पास है। इसे पूरे घर में ढूंढने के बाद ज़ारा की तलाश असफंद के कमरे पर ख़त्म हुई थी। जी, ये खेलते खेलते सो गई थी तो मैंने इसे यहीं लुटा दिया। वो खुद स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ाई कर रहा था और रुहाब सुकून से इसके बिस्तर पर कंबल ओढ़े सो रही थी। मैं कितना परेशान हो गई थी बेटे,
आप बगैर बताए इसे क्यों ले आए इधर? इसने रुहाब का सर सहलाते हुए शिकवा किया। सॉरी ज़रा आंटी, लेकिन मेरा दिल ही नहीं लगता इसके बगैर। ये भी तो नहीं रोती मेरे पास। असवंत ने बेड के पास चलकर आते हुए माजरत की थी। फिर भी असवंत, तुम्हें इसकी मामा की इजाज़त लेकर इसे यहाँ लाना चाहिए था। कमरे में कदम रखता दिलावर शाह भी इसे ही टोक गए थे। सॉरी ज़रा आंटी, इसने शर्मिंदगी से निचला होंठ चबाया था। आंटी नालायक, ये तुमसे बमुश्किल चंद साल बड़ी होंगी बस। दिलावर शाह ने एक सताइशी नज़र 23 साला ज़ारा पर डाली, जो किसी दोशीज़ा से कम न थी। रिश्ते में तो मैं इसकी फुप्पो ही हूँ ना। अपनी चादर सर पर दुरुस्त करते हुए इसने रुहाब को बेड से उठाया था, जो नींद में ही सिमरती माँ के कांधे पर सर टिका गई थी। ये भी है। वो भी ज़ारा के जवाब पर सर हिला गए। आप लोग को ले जाएं, लेकिन सुबह स्कूल इससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। रुहाब को सर्दियों की छुट्टियां थी, मगर असवंत के इम्तहानात सर पर होने के बायस इसे अब भी स्कूल जाना पड़ रहा था। ठीक है बेटे, आ जाना। इसने मुस्कुराकर असवंत को वहाँ हाँ कहा और बेटी को लिए चली गई थी, मगर दिलावर शाह आज चाह कर भी इस सरापा हुस्न खातून से नजरें ना हटा पाए थे, जो इन्हें किसी नए एहसास में मुब्तला कर गई थी। असवंत भाई लायक और काबिल बच्चा है। असवंत बहुत लायक और काबिल बच्चा है दिलावर, लेकिन वो जुनैद इसे बिगाड़ रहा है। पिछले चंद महीनों से असवंत को ट्यूशन पढ़ाते हुए जमाल को इसकी जहानत और काबिलियत का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन इसके साथ साथ जुनैद के कॉलेज में बतौर प्रोफेसर मुलाजमत ने इन्हें इसकी नाअहली और फसादी फितरत से भी मुतारफ़ करवाया था। क्यों? स्टडी टेबल पर रखी किताब का मुताला करते हुए इसकी बात पर सर उठाकर चेहरा देखने लगे। वो 3rd ईयर में है और हमारा असवंत अभी स्कूल जाता है। असवंत का इस लड़के से मिलना जुलना कम करवाओ। वो नालायक और लोफर सा है। वो असवंत के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद थे, जो अपना खेल कूद का मुतअद्दिद वक़्त जुनैद के साथ ही गुजारता था। मैं बात करता हूँ असवंत से। वो भी जमाल की बात पर सर हाँ में हिला गए थे। खुद इन्हें जुनैद खास पसंद ना था, मगर असवंत का कोई कज़न या रिश्तेदार यहाँ ना होने के बायस वो अपने पड़ोसी से मानूस हो गया था, जो खुद मुलाजमीन के रहम करम पर यहाँ था और बकिया सारा ख़ानदान लंदन में रहाइश पजीर था। चलो जाओ तुम अब। रुहाब को नक्सी के दरवाजे से अंदर भेजते हुए वो अपनी रहाइशगाह को चल दिया था। बाय बाय असफी, इसने हाथ हिलाकर इसे अल्लाह हाफिज कहा था। असफी की प्यारी सी प्रिंसेस, जाओ अब जल्दी से। इससे अंदर जाने का इशारा करते हुए असवंत भी वापस मुड़ा तो जुनैद बगौर रुहाब को देख रहा था। तुम क्यों आए हो? असवंत को इसकी निगाहें सख्त नागवार गुजरी थी। वो मैं तो तुमसे मिलने। इसकी नज़रें अब भी नक्सी के दरवाजे पर जमी थीं। बाबा को मेरा तुमसे मिलना नहीं पसंद, आइंदा मत आना यहाँ। इसके बिल्कुल सामने खड़ा होकर असवंत ने इसको नज़रें वहाँ से हटाने पर मजबूर किया था। अच्छा, नए मुलाजिम क्या आए तुम पर? तुम पुराने दोस्तों को ही भूल गए? इसने इसी दम असवंत को चढ़ाया था। मुलाजिम नहीं है वो, फैमिली है। इसे इन लोगों के लिए जुनैद के अल्फाज एक आंख ना बाए थे। तुम्हारी दिलचस्पी जमाल साहब की बीवी में है या बेटी में? इसने अपनी घटिया सोच के मुताबिक ही सवाल किया था। जुनैद, असवंत ने इसका गिरेबान दबोच कर इसे खबरदार किया। बेटी तो काफ़ी छोटी है इनकी, मगर माँ जितनी ही प्यारी है। अपना गिरेबान छुड़वाते हुए इसने शर्ट के कॉलर झाड़े थे। बकवास नहीं करो। असवंत ने मुक्का इसके मुंह पर रसीदा तो वो लॉन के घास पर जा गिरा था। असवंत बच्चे एनेक्सी से बाहर आते जमाल ने इन दोनों को गुत्थम गुत्था होते देखा तो रोकने के लिए दौड़े थे। इसे भेजें यहाँ से। असवंत इनकी गिरफ्त में फड़फड़ा रहा था। जाओ तुम जुनैद। असवंत को घर भेजते हुए वो जुनैद से मुखातिब हुआ था। आपने मेरी शिकायत की है दिलावर अंकल से? वो असवंत के बदले रवैये का सबब समझ गया था। मैंने बस इन्हें मशवरा दिया है कि अपने बेटे को तुमसे दूर रखें। जमाल ने भी झूठ कहने से गुरेज किया। क्यों? क्योंकि तुम इसे भी बिगाड़ रहे हो। इसने भी जुनैद को ही सुनाकर मजीद हालात गरमाए थे। ये हरकत बहुत भारी पड़ेगी आपको। इसे दम खाता वो घर से निकल गया, लेकिन तन बदन में कुछ देर कबल हुई रसवाई ने आग लगा दी थी। मगर मैं क्यों नहीं जा सकता तुम सबके साथ? छुट्टी के दिन जुनैद के दोस्तों का ग्रोह क्रिकेट खेलने जा रहा था, मगर इस सब ने
असफंद को ले जाने से इनकार कर दिया क्योंकि तुम्हारे बाप को हम सही इंसान नहीं लगते। अब गली में आते जुनेद ने इसे रोका था। मुझे भी चलना है उमार। इसने जुनेद के ही हम जमात से इसरार किया था। दूर रहना अब हमसे। इसे आंखें दिखाता जुनेद अपने दोस्तों को लेकर निकल गया तो असफंद भी उतरा चेहरा लेकर वापस शाह वैली में ही चला गया जहां अब रुहाब के साथ खेल कर ही वो मिजाज ठीक कर सकता था। क्या है ये? पर्चे के दौरान जमाल ने जुनेद को आस्तीन से पर्चियां निकालते पकड़ लिया था। सर वो कुर्सी से उठा तो हाथ पांव फूले थे। गेट आउट। इससे पर्चा लेते हुए वो इस पर चिल्लाए थे मगर सर वो मिन्नत समाजत पर उतर आया। गेट आउट। अगली धार पर वो गले की टाई ढीली करता इम्तिहानी मरकज से निकल गया। लेकिन सर पर नई तलवार लटक रही थी। अगर मैं फेल हो गया तो डैड कभी मुझे बाहर नहीं बुलाएंगे। यहाँ से वो वहाँ चक्कर काटते इसे आने वाले वक्त का खौफ सता रहा था। अल्लाह अल्लाह करके इसके लंदन जाने के आसार पैदा हुए थे जो अब दोबारा मांग पड़ते दिखाई दे रहे थे। कुछ तो करना पड़ेगा। कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ घूमता वो नई तरकीब सोचने लगा। हाँ, आइडिया। अब सिर्फ असफंद ही मेरा काम कर सकता है। इससे उन बलाखिर एक शैतानी मंसूबा सूझा। तो दिन के लिए जा रहे हैं आप जमाल? जमाल का सामान बांधती वो एक ही सवाल चौथी दफा पूछ रही थी। कितनी बार पूछोगी? बेड पर नींद के मजे लूटती बेटी का सर सहलाते हुए वो सवाल गो हुए। मैं कैसे रहूंगी अकेली? इसका लहजा धीमा पड़ने पर जमाल ने बीवी की अफसरदगी महसूस की थी। अकेली कहाँ हो? रुहाब है ना साथ? रुहाब का हाथ माथा चूमते वो बेड से उतरे थे। आप तो नहीं होंगे ना? ज़ारा ने रुख शोर की तरफ किया तो आंखें आंसुओं से लबरेज थी। अम्मा को इसीलिए तो ला रहा हूँ ताकि तुम खुद को अकेला महसूस ना करो। इसकी आंखें नरमी से साफ करते हुए वो भी मोहब्बत से गोया हुआ, मुझे आपको कुछ बताना भी है। इसी दम ज़ारा के चेहरे पर हया के रंग भी बिखरे थे। कहो। जमाल के दिल में की धड़कन। जमाल इस अदा पर निहाल हुआ था। अल्लाह हमें फिर से साबे औलाद करने जा रहा है। बात मुकम्मल करते हुए ज़ारा ने आंखें बेख्तियार झुकी थीं। वाकई ज़रा मैं कितना खुश नसीब हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल की ज़िंदगी इसकी पेशानी पर लब रखने के बाद जमाल ने खुद में समोया था। वो इस नए मेहमान की आमद पर रब के हजूर दिलो जान से शुक्रगुजार हुआ था। असफी ये देखें। असफंद के पर्चे सर पर थे जबकि रुहाब ने इसका वक़्त ज़ाया करने की कसम खा रखी थी। इससे जान बचाने के लिए असफंद ने एक ड्राइंग नोटबुक इसे थमा दी जिस पर वो रंग भरकर दोबारा इसके सर पर सवार हुई थी। रूह तुम मुझे फेल करवा कर रहोगी। लाओ इधर। अरे वाह, तुमने तो कर लिया। असफंद जो बेड पर नोट्स भी लाए बैठा बैठा था इसने रुहाब से ड्राइंग नोटबुक लेते हुए देखा जहाँ बनी तस्वीर में इसने बहुत महारत से रंग भरे थे। असफंद बेटे तुम पढ़ो, मैं इसे ले जाती हूँ। इसके लिए दूध का गिलास लाती। ज़ारा भी समझ गई थी कि इनकी साहबजादी के होते हुए असफंद सुकून से पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकता। नहीं ज़ारा आंटी, ये मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। इसने रुहाब का चेहरा देखा जो माँ की बात पर उतर गया था। ये इतनी प्यारी परी कहाँ से आई है? इसी दौरान जुनेद भी वहाँ आ टपका था। मैं इसे ले जाती हूँ। इसे देखते ही वो बेटी को लिए चलती बनी थी। जी। असफंद को भी जुनेद की मौजूदगी में रुहाब का वहाँ रुकना नामुनासिब लगा था। तुम तो वाकई सब बुलाकर किनारा कर गए हो मुझसे। इसने असफंद के पास बैठते हुए शिकवा किया। दोस्ती तुम लोगों ने खुद ख़त्म की थी। असफंद ने इस दिन वाले रवैये पर शिकवा किया। तुमने भी तो हाथ उठाया था मुझ पर। जुनेद ने भी शिकवा बराए शिकवा किया। तुमने जो बकवास की थी वो मजाक था यार। जुनेद ने नया पता फेंका। ज़रा आंटी यार रूह के मुतालिक ऐसा मजाक भी मुझे पसंद नहीं। इसने जुनेद को उंगली उठाकर खबरदार किया। अच्छा माफ़ कर दो भाई। वैसे भी तुम्हारे बगैर क्रिकेट खेलने का ज़रा मज़ा नहीं आया। इसने असफंद के गिर्द बातों का जाल बुना था। वाकई अपनी तारीफ पर इसकी भी बत्तीसी निकली थी। हाँ बोले बादशाह, तुम्हारे पेपर्स के बाद हम सब दोस्त घूमने जाएंगे लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरी मदद करनी पड़ेगी। इसने असफंद को चालाकी से शीशे में उतारा था।
कैसी मदद? वो भी मुतजब हुआ। हम पकड़े गए तो बाबा मुझे जान से मार देंगे। इसका तमाम मंसूबा सुनते ही असफंद ने साफ इनकार किया था। नहीं पकड़े जाते असफंद। मैंने सिफारिश लड़ाके चीटिंग के मोहर लगने से तो पेपर बचा लिया, लेकिन सर जमाल कह रहे हैं कि जितना पेपर मैंने लिखा है नंबर इसी हिसाब से मिलेंगे। मैंने बस पेपर तब्दील करना है। तुम मुझे आज रात घर रुकने की इजाज़त दिलवा दो। मैं जानता हूँ सर किसी काम से गए हैं, कल तक आएंगे। मेरी मदद कर दो भाई। इसने हाथ जोड़ते हुए असफन से मदद मांगी तो इसे भी जुनैद पर तरस आया था। वो बेचारा 8 साल की उम्र से दादा दादी के पास वालिदैन से दूर जिंदगी गुजार रहा था। लंदन गए माँ बाप दादा दादी की रोहलत के बाद भी इसे साथ ले जाने के बजाय मुलाजमीन के रहमो करम पर छोड़ गए थे। अब डिग्री मुकम्मल होने के बाद वो स्टडी वीज़ा पर बाहर जा सकता था, लेकिन जमाल साहब का उठाया कदम इसके राह में रोड़े अटकाने को था। ठीक है, लेकिन इसने कुछ सोचते हुए हामी भरी। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसने असफन की बात मुकम्मल होने से कबल ही यकीन दहानी करवाई थी। रात गए इसने असफन की मदद से एनेक्सी की दूसरी चाबी हासिल की थी। असफन जो इसके साथ नेकी करने जा रहा था, इसे अपने दरिंदा सिफ्त दोस्त के इरादे मालूम ना थे। वो बस इसका भला चाहता था, लेकिन इस भलाई के चक्कर में इसने रुहाब और ज़ारा की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया था। मानना पड़ेगा जमाल सर की बीवी तो बहुत कमाल है। एक तीर से दो शिकार क्यों ना किए जाएं। अपने बिस्तर में दूसरा पर्चा और एक रिवॉल्वर डालते हुए इसकी नीयत में खोट आया था। जुनैद, तुम वादा करो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। असफंद नींद से जागा तो इसे कमरे से निकलते देखकर वादा याद दिलाया था। नहीं पहुंचाता, तुम सो जाओ। बस्ता कांधे पर टकाते हुए वो एनेक्सी का रुख कर गया था। वो चोर कदमों से एनेक्सी के करीब पहुंचा तो अंदर जलती रोशनी इस बात की अलामत कि वो माँ बेटी अभी तक जाग रही हैं। इसने दबे पांव चलते हुए एनेक्सी की खिड़की से अंदर झांका तो दिलावर शाह पहले से वहां मौजूद थे। दिलावर अंकल। इसे खिड़की के एक कोने से झांकने पर दिलावर शाह ज़ारा के बहुत करीब खड़े दिखाई दिए थे। शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने आपको हमेशा बड़ा भाई माना है और आप ज़ारा ने इनकी जानब से ज़ारा की जानब से लान तान जारी थी। समझने की कोशिश करो ज़ारा। वो जमाल तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें हीरे मोतियों में तोल दूंगा। इसने ज़ारा को ढेरों लालच दिए थे। चले जाएं यहाँ से, वरना मैं मुंह तोड़ दूंगी आपका। इसने दिलावर के सीने पर थप्पड़ मारते हुए खुद से दूर धकेला था। ऐसे कैसे चला जाऊं? कब से पागल कर रखा है तुमने? वो जो शराब के नशे में पहले ही आधे होश गंवाए बैठे थे, गिरते गिरते संभले थे। आह! दिलावर शाह ने गुस्से से ज़ारा को बिस्तर पर पटका था और खुद भी इस पर झुकने को थे। जाओ, वरना मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। ज़ारा ने लैप मेज के ऊपर रखे स्टील के गिलास से दिलावर शाह को माथे का निशाना बनाया था, फिर इनके संभलने से कबल ही पास रखी छुरी उठाकर इन्हें धमका गई। देख लूंगा तुम्हें। 2 टके की औरत। अपना जख्मी हाथ रगड़ते वो वहां से निकल गए थे। चोट इतनी गहरी ना थी कि खून निकलता, लेकिन माथा सूज जरूर गया था। अरे वाह अंकल, अंकल तो बड़े ही रंगीन मिजाज निकले। कोई बात नहीं, एक कोशिश हम भी कर लेते हैं। दिलावर शाह को बहके बहके कदम उठाकर वहां से निकलता देखकर जुनैद साथ मौजूद दरख्त के पीछे छुप गया। फिर खिड़की से अंदर झांका तो बिस्तर पर ख्वाब खरगोश के मजे लूटती नन्ही रुहाब से लिपट गई, जो नींद की इतनी पक्की थी कि इस शोरगुल में भी टस से मस न हुई थी। हेलो जमाल। ज़ारा ने इसी दम जमाल को कॉल मिलाई थी। क्या हुआ है ज़ारा? बीवी की भराई आवाज़ पर इसकी जान हलक को आ गई। जमाल वो हिचकियों और सिसकियों के साथ रोने लगी थी। रो क्यों रही हो? रुहाब तो ठीक है ना? जमाल ने गाड़ी सड़क के एक कोने में रोकी थी। मैं बस पहुंच रहा हूँ 1 घंटे तक। तुम बताओ, तुम कहाँ हो? हुआ क्या है? बीवी के आंसू इसका दिल डबो रहे थे। अच्छा, आ रहा हूँ ना मैं। सिग्नल की खराबी के बायस कॉल कटी तो जमाल ने दोबारा गाड़ी दुगनी रफ्तार से दौड़ाई थी। दिलावर शाह कमरे में वापस आए तो शराब की दूसरी बोतल खोलते हुए गिलास में अंडेल ली थी और मेज़ पर पड़ी खाली बोतल। पहली बोतल जोर से दीवार पर दे मारी थी। जब से जमाल शाह हवेली आया था, गैर दांस्ता तौर पर वजारा की तरफ माइल हुए थे। आज जमाल की मौजूदगी और
शराब के नशे ने इन जैसे असूल पसंद इंसान पर भी नफ्स को हावी कर दिया था। वो खतून ऐसी मगनातीसी शख्सियत रखती थी कि जो एक नज़र इसे देखता इसी का होकर रह जाता। जमाल की इतनी मिस कॉल्स, मतलब इसने जमाल को बता दिया है सब, मुझे किसी के बाप का डर नहीं। इसी दौरान इनका ध्यान मेज पर रखे मोबाइल पर गया, जहां जमाल अयाज़का की आधा दर्जन मिस्ड कॉल्स कतार में लगी थी। जुनैद मौका मिलते दबे पांव टैक्सी में दाखिल हुआ तो वहां खासा अंधेरा था। बिजली चले जाने के बायस ज़ारा ने बैठ के दोनों तरफ लैंप के साथ 2 अदद मोमबत्तियां जला रखी थीं। जुनैद ने भी हाथ में लाइटर जला रखा था। कौन कौन है वो जो रोते रोते रुहाब से लिपट कर सोई थी, अचानक किसी के छूने पर जागी थी। मैं हूँ जाने मन। जुनैद ने इसे अपनी जानब खींचा था। छोड़ो मुझे। इसने जुनैद को दूर धकेलने की कोशिश की थी मगर नाकाम हुई थी। तुम्हारा शोहर मेरा मुस्तकबिल बिगाड़ने पर तुला है, मैं इसका आज उजाड़ दूंगा। जुनैद ने गुस्से से लाइटर फर्श पर पटका और इसी मज़ाहमत के दौरान मोमबत्ती भी फर्श पर गिरी थी। टूटे हुए लाइटर के पेट्रोल ने आग पकड़ी तो सबसे पहले कालीन इसकी लपेट में आया था। छोड़ो मुझे। इसी दौरान बिजली आने पर ज़ारा ने जुनैद की नाक पर मुक्का मारते हुए इसे बेड की दूसरी तरफ धकेला। चुप, वरना इसे जान से मार दूंगा। जुनैद ने फौरन पास लेटी रुहाब का गला दबाया था। छोड़ मेरी बेटी को। इसी दौरान आग क्लीन से बेडशीट और लैंप वाले मेज तक जा पहुंची थी। आग के धुएं से ज़ारा का सांस लेना भी दुश्वार हुआ था। वहीं जुनैद के गला दबाने पर ख्वाब भी जाग चुकी थी। इसने उठते साथ जुनैद का खबासत में अटा चेहरा देखा तो वो जान बचाने के लिए वहां से दौड़ गया था। मम्मा बाबा। माँ को धुएं के बायस बेहोश होता देखकर रुहाब ने भी रोना शुरू कर दिया था। धुएं और घुटन के बायस इसके लिए अब आंखें खोलना भी मुहाल था। रो रो, ये जुनैद नहीं आया अभी तक। या अल्लाह, आग। बाबा बाबा। असफन किसी बुरे ख्वाब से बेदार हुआ था। इसने रुहाब को आग की जद में तड़पते देखा तो डर कर बेड से उठा और जैसे ही बल्कनी से नीचे झांका तो एनेक्सी की खिड़की से स्याह धुआं बरामद हो रहा था। रूह रूह। वो नीचे पहुंचा तो दिलावर शाह और जुनैद एनेक्सी के बाहर हाथ बांधे खड़े थे। असफन इसे अंदर भागता देखकर दिलावर शाह ने रोका था। बाबा, रूह रो रही है। खुद को इनकी गिरफ्त से आज़ाद करवाता वो बगैर अपनी जान की परवाह किए आग में कूद गया था। रुक जाओ असफन। रूह। वो अंदर पहुंचा तो ज़ारा औंधे मुंह बेड पर बेहोश पड़ी थी और रुहाब चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रोई जा रही थी। इसने इर्द गिर्द देखा, फिर सोफे पर रखी जमाल की गर्म लेदर की जैकेट में रुहाब को लपेट कर वहां से निकला था। बेड के गिर्द लगी आग से इसने रुहाब को तो बचा लिया मगर अपनी कमर और बाजू झुलसा लिए थे। रूह, आंखें खोलो। बाबा, रूह को सांस नहीं आ रही। मैं इसे डॉक्टर के लिए ले जाऊं? ये तो कभी मेरी आवाज़ सुन के सोई नहीं रहती, फौरन उठ जाती है। मैं इसे डॉक्टर के लेकर जा रहा हूँ। वो रुहाब को लेकर लिए बाहर पहुंचा और इसे ठंडी घास पर लिटा कर जैकेट से निकाला था। इसका रंग इस वक्त जर्द पड़ चुका था और सांस भी रुक रुक कर आ रही थी। कई बार चेहरा थपथपाने पर भी जब वो होश में ना आई तो असफन ने इसे बाजुओं में उठाया और अस्पताल को दौड़ा था। रुको असफन। इसे गाड़ी में बैठता देखकर दिलावर शाह ने रोकने की कोशिश की। इसे गाड़ी चलानी आती थी मगर इस वक्त इसका यूं जाना बाप को परेशान कर गया। आप ज़ारा आंटी को बचा ले बाबा, प्लीज़। जुनैद, कुछ करो। इन्हें हदायतें देता वो तनफन अस्पताल को दौड़ा था। बचाओ बचाओ। ज़ारा को होश आया तो आधे से ज़्यादा कमरा आग की लपेट में था। ज़ारा ज़ारा। इसी दौरान हवेली में आते जमाल ने भी बीवी की चीखें सुनी थी। जमाल, रुको, मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल की है। दिलावर ने इसे अंदर जाने से रोका। हटो पीछे। ज़ारा ज़ारा। इसे दूर धकेलता वो जिंदगी की परवाह किए बगैर आग में कूदा था। क्या करूं? ये दोनों जिंदा बच गए तो जमाल मुझे नहीं छोड़ेगा। मौका अच्छा है। दिलावर शाह के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था। अंकल, आप। जुनैद ने इन्हें कहीं जाते देखा। कुछ ही देर में वो गिराज से 2 गैलन पेट्रोल के लेकर आए थे। खामोश। इसे चुप रहने का इशारा करते हुए उन्होंने एनेक्सी की चारों तरफ पेट्रोल डाला और माचिस जलाकर आग मजीद भड़काई थी। रुहाब को
अगली सुबह होश आई थी, मगर इसे अगले 24 घंटे तक डॉक्टरों ने निगरानी में रखने का कहा था। दूसरी तरफ आग में झुलस कर इसके वालिदैन जिंदगी की बाजी हार गए थे, जिसका जिम्मेदार दिलावर शाह ने जुनैद को करार दिया था। ये सब इसने किया है इंस्पेक्टर साहब, बताओ असमत। इन दोनों की तदफीन के फौरन बाद घर पुलिस बुलाकर दिलावर शाह ने बड़े मजमे में जुनैद को गिरफ्तार करवाया था। ये झूठ है, इसने इसी दम इल्ज़ाम जुटलाया था। यही सच है, इसने जान ली है। अंकल आंटी की अस्पताल से घर आते असफंद ने भी इसी का नाम लिया था। मुझे वहां पहुंचने का रास्ता किसने फराहम किया था बोलो? इसने असफंद को नजरें चुराने पर मजबूर किया था। इंस्पेक्टर, ये लड़का कातिल है मेरे मरहूम दोस्त और इसकी बीवी का, जिसका गवाह मैं, मेरा बेटा और घर का गार्ड भी है, जिसने इसे वारदात के बाद फरार होते पकड़ा था। दिलावर शाह ने पैसे देकर घर के गार्ड को भी अपने गवाहों की फहरिस्त में शामिल कर लिया था। और तो और जो मुलाजिम कल रात अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे, वो भी मालिक के बयानी पर लब्बाइक कह गए थे। मैं बेगुनाह हूँ। पुलिस इसे घसीट कर अपनी जीप में ले गई थी, मगर वो एक ही बेगुनाही की गर्दान करता रहा था। असल क़यामत तो तब टूटी थी जब गांव से ज़हरा बेगम शाह वली पहुंची। इन्होंने रातों रात बेटे को वापस इसलिए भगाया था कि यहाँ इसकी जान महफूज है, मगर इन्हें क्या मालूम था वो अपनी मर्जी से बेटे को लुकमा अजल बनने के लिए बेच रही हैं। मेरी वजह से रूह अकेली हो गई। मैं इसका मुजरिम हूँ। मैंने जुनैद की मदद ना की होती तो ये सब ना होता। असमत ने दादी के सामने अपनी कोताही का एतराफ़ बहादुरी से किया था। खुद को मत कोसो असमत। दिलावर शाह ने इसे खामोश रहने की तनबीह की थी। मैं कातिल हूँ। वो कितने महीनों इसी इस्तराब में रहा था, पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर बस रुहाब का ख्याल रखता, साए की तरह इसके साथ रहता। शुरू शुरू में दादी का रवैया इसके साथ सख्त और नफरत अमेज था, मगर रुहाब को मलिक सारंग के डर से वो वापस गांव भी ना ले जा सकती थी। तकरीबन 2 साल बाद वो असमत की परवाह और पछतावे को देखकर इसे माफ़ करने में कामयाब हुई थी। जब वो 21 साल का हुआ तो दिलावर शाह एक हादसे में मजदूरी का शिकार हो गए थे। तब असमत तलीम के साथ साथ कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया था। 3 साल बिस्तर पर तड़पने के बाद वो दुनिया से किनारा कर गए थे। तब नए इंकशाफ ने असमत शाह की ज़ात के परखीचे उड़ाए थे। दरहकीकत सिर्फ वो और जुनैद ही नहीं, खुद दिलावर शाह भी इस कत्ल में बराबर के शरीक थे। इसका ख़ानदान रुहाब की मरहूमियों का जिम्मेदार था। सबसे बुनियादी किरदार ही इसका था, जिसने न सिर्फ जुनैद को घर में पनाह दी बल्कि एनेक्सी तक रसाई भी दिलवाई थी। मुझे माफ़ कर दो रूह, मैं तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मुजरमों से बचाते बचाते मौत के दहाने तक ले आया। ये क्या हो गया मुझसे? मैं खुद को तुम्हारा मुजरिम समझ के हमेशा खुद से दूर करता रहा, और किस्मत ने मेरे हाथों तुम्हें फिर इन मकार दुश्मनों की भेंट चढ़ा दिया। क्या जुल्म हो गया तुम्हारे साथ असफी से? क्या हो गया रूह? इसके थामे हुए हाथ फिर पर दोहरी दोनों आंखें से बहता नमकीन पानी रुहाब जमाल के हाथ समेत सफ़ेद बेडशीट तक भुगो गया था। हाँ, मैं आता हूँ बस। इसी दौरान असमत का फ़ोन बजा तो इसने कॉल उठाते हुए मुख्तसर गुफ्तगू की थी। हमारे घर का मामला है इंस्पेक्टर, हम बैठकर हल कर लेंगे। पुलिस स्टेशन बैठा जुनैद एक ही राग लाप रहा था। कत्ल के मुकदमे मिल बैठकर हल नहीं होते। वहाँ आते असमत ने इसकी गलत बयानी का तंज किया। कत्ल? वो भी ये लफ्ज़ सुनकर घबराया था। जी, इस सफ़ाक इंसान के हाथों इसकी होने वाली औलाद का कत्ल हुआ है इंस्पेक्टर। जुनैद कातिल है रूह की औलाद का। असमत ने मेडिकल रिपोर्ट्स पुलिस के सुपुर्द की थी। ऐसा नहीं हो सकता। सलाखों के पार खड़ा जुनैद भी इसकी बात धुतकार गया। इसका बयान और खुला का नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन इन सलाखों से बाहर मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं आने दूंगा। इसके सामने जाते हुए असमत ने अपने इरादे ज़ाहिर किए थे। असमत, मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन इसे आज़ाद नहीं करूंगा। जुनैद ने गुस्से से दोनों हाथों से सलाखें थामी थीं। तुम तो अब मरोगे ही, वो भी मेरे हाथों। असमत का दिल यही चाहता कि सलाखों के पार मौजूद इस इंसान को जिंदा दरगोर कर दे। इसे जब से होश आया था मुसलसल रोए जा रही थी।
जब से इसने वजूद में पलती नई जिंदगी को महसूस किया था, हर अजियत बेमायनी हो गई थी। इसने खुद से और होने वाली औलाद से यही वादा किया था कि हर कीमत पर इसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, मगर वो इस कोशिश में भी बुरी तरह नाकाम हुई थी। बस मेरा बच्चा, बस। दादी ने इसके दोनों गाल अपने चादर से पोंछे थे। इस वक्त डॉक्टर ने इसे बिस्तर से हिलने की भी इजाज़त ना दी थी। वो खुद मौत के मुंह से वापस आई थी। दादो, मैं क्यों बच गई, मैं क्यों नहीं मर गई? इस वाहद उम्मीद को खोकर वो जिंदगी से बेजार हो चुकी थी। रुहाब कमरे में आती एनी भी बेख्तियार रो दी थी। मुझे भी जिंदा नहीं रहना दादो, प्लीज़। डॉक्टर ने क्यों बचाया मुझे? मुझे मौत क्यों नहीं आती दादो? इतनी जिल्लत के बाद भी मैं जिंदा क्यों हूँ? क्यों? इसके हाथ हिलाने के बायस ड्रिप उतरने के करीब थी, मगर इसे ये दर्द भी महसूस न हुआ। रुहाब, नहीं करो। एनी ने इसकी हथेली मजबूती से एक जगह रोकी थी। मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे भी अपने बच्चे के पास जाना है। रोशनी तारी हुई तो वो देखते ही देखते होश गंवा गई। ये असफंद किसी सूरत हमें नहीं बख्शेगा मॉम। घर आकर इसने माँ को असफंद के अटल इरादों से आगाह किया था। मेरा दुरेद किस हाक में होगा, इन्हें बेटे की फिक्र सता रही थी। किस हाल में होगा, इन्हें बेटे की फिक्र सता रही थी। अब सिर्फ रुहाब की गवाही ही हमारे दुरेद को बचा सकती है। आप जाएं और इससे बात करें मॉम। इसे बाद हल यही नजर आया था। वो मान जाएगी, आपको मनाना पड़ेगा। माँ को कांधों से थामते हुए जुनैद ने कई पट्टियां पढ़ाई थी। सामान पैक हो गया है दादी जान। असफंद वार्ड में आया तो आज 3 हफ्तों बाद रुहाब का उतरा चेहरा नजर भर कर देखा था। हाँ, इसके सवाल पर बैग की जिप बंद करती दादी ने जवाब दिया। ये गाड़ी में रखाओ। असफंद ने साथ आई मुलाजमा से कहा। दादो, मैं कहीं नहीं जा रही। रुहाब जब बिस्तर से उतरी थी, इसके सवाल पर तिनक गई। हमारे घर। दादी ने मुलाजमा को फिलहाल कमरे से बाहर जाने का इशारा करते हुए जवाब दिया। मेरा कोई घर है दादो? इसने इनकार में गर्दन को जंबिश दी। रूह, असफंद ने इसे बुलाया था। मैं अपनी दादो से बात कर रही हूँ, सैयद असफंद शाह साहब। इसने हाथ उठाकर असफंद की बात काट दी। रुहाब, ये बातें घर चल कर भी हो सकती हैं दादी। कोई यूं वार्ड में कचहरी लगाना नागवार गुजरा था। कौन सा घर दादो? वो घर जहाँ से मुझे जबरन इस जहन्नम में धकेला गया, जहाँ मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। अब वो जहन्नम ही मेरा घर है। वो अब भी दुरानी पैलेस जाने की ख्वाहां थी। तुम इस घटिया शख्स के पास वापस जाने की बात कर रही हो? असमंद ने सवाल किया तो वो रुख फेर गई। जी, तौक़ुफ़ से इसका जवाब आया था। क्यों? असमंद ने मुश्तल होते हुए इसका बाजू थामकर रुख अपनी तरफ मोड़ा था। इनको बताएं दादो कि इस घटिया शख्स ने मेरे कम नस्ल होने के बावजूद मुझे इज्जत से अपना नाम दिया है। अब अगर इस एहसान की कीमत मुझे रोज़ ज़िल्लत काट के अदा करनी पड़ रही है तो इससे इनको क्या तकलीफ़ है? असमत की गिरफ्त से हाथ छुड़वाते हुए वो दादी से हम कलाम हुई। रूह, असमत को यूं नज़रअंदाज किए जाना तकलीफ़ पहुंचा रहा था। रुहाब बेटे, घर चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। इसी दौरान एनी के हमरा जुबैदा बेगम वहाँ आ पहुंची तो असफंद सीख पा हुआ। रूह नहीं जाएगी इस घटिया शख्स के पास वापस। असफंद ने फौरन इनकार कर दिया। एनी, मेरा बैग बैग गाड़ी में रख दो, या तुम भी अब मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती तो मैं किसी दारुल मान। एनी माँ को अस्पताल ले तो आई थी, मगर इसकी दिली ख्वाहिश भी यही थी कि रुहाब अब दोबारा इस टॉर्चर सेल में ना जाए। इसके चेहरे पर ठहरे इनकार ने रुहाब को सख्त फैसले पर मजबूर किया था। नहीं रुहाब बेटे, तुम इज्जत हो हमारे घर की, तुम अपने घर चल रही हो। इसके गिर्द झूठी ममता का हिसार बांधती वो इसे शीशे में उतारने लगी। रुहाब, दादी के रोकने पर भी वो सास के साथ वहां से चल पड़ी तो एनी ने रोती शक्ल बनाकर इसका बस्ता उठाया था। रूह रूह प्लीज रुको। रूह। असफंद लिफ्ट तक इनके पीछे आया, लेकिन कुछ भी वाज़िया कहने से कबल लिफ्ट का दरवाज़ा इस पर बंद हो चुका था। तुम्हारी बेबसी मुझे जितना सुकून पहुंचा रही है असफंद, इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दुरैद की रहाई के मौका पर असफंद भी हवालात पहुंचा तो दुरैद ने आज़ाद होते साथ इसे शिकस्त का ताना दिया। यू बास्टर्ड। असफंद ने इसका गिरबान दबोचने के लिए हाथ बढ़ाए, जिन्हें दुरैद ने रास्ते में ही रोका था। हाँ,
ये गलती मत करना, हर बार करते तुम हो, भुगतती वो है। अभी तो मुझे हवालात में गुजारे गए दिन रात का इंतकाम भी लेना है इससे। दुरेद ने इसके हाथ गुस्से से वापस झटक कर नई धमकी जारी कर दी। दुरेद, असवंत फनकार उठा। शाह साहब जाने दें। आईजी साहब ने इसका तमाशा शाना थपथपा कर तहम्मुल के मुजाहरे की दरख्वास्त कर दी तो वो भी बेबस हुआ था। हाँ, मेरी बीवी घर में मेरा इंतजार कर रही है। इसकी लाचारी पर मुस्कुराता वो घर के लिए निकल गया था। तुम अभी जमानत पर हो दुरेद, कुछ भी ऐसा वैसा मत करना अब। जुनेद ने रास्ते से घर तक इसे कई मरतबा एक ही बात समझाई थी। नहीं करता भाई, वो अब इन नसीहतों से उकता गया था। तुम्हारी बीवी अभी तक खामोश है, कुछ कह भी दे तो सुन लेना। लाउंज में आती ज़ुबैदा बेगम बेटे से निपटने के बाद नया मशवरा दे गई। इसकी औकात नहीं मुझे कुछ कहने की। इसका तकब्बुर जूं का त्यों था। कोई झगड़ा मत करना। इसे कमरे के राह पर गामजान देकर माँ ने अकब से नसीहत की। झगड़ा नहीं, हिसाब बराबर करने जा रहा हूँ। वसंत के बाद अब रुहाब का सुकून गारत करना चाहता था। तुम्हारे आशिक ने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर मैं फिर भी जिंदा बच गया। कमरे में आते साथ इसने सिंगार मेज की चीज़ों को तरतीब देती रुहाब पर तंज किया था। अगले जहान जो नेक लोगों की ज़रूरत होती है, इसने बगैर रुख मोड़े जवाब दिया। क्या बकवास की है तुमने? दुरेद इस बहादुरी पर तैश में आया था जिसके तुम लायक हो। इस आंखों में आंखें गाड़े इसकी आंखों में आंखें गाड़े वो आज बेखौफ दिखाई दी थी। अपनी औकात में रहो रुहाब। दुरेद का बेलगाम हाथ दोबारा उठा जिससे वो रास्ते में ही रोक गई थी। औकात में तो अब तुम रहना दुरेद रानी। मेरी बर्दाश्त मेरी औलाद के लिए थी जिसके कातिल हो तुम। अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत की तो तुम्हारी जान लेते हुए मुझे ज़रा अफसोस नहीं होगा। इसकी बाजू को झटका देते हुए वो भी घायल शेरनी की तरह दहाड़ी थी। इतनी हिम्मत है तुम में? दुरेद तो इसके बदले रवैये पर शशद था। मत भूलो दुरेद साहब, जमानत पर हो तुम। मेरा एक बयान तुम्हारी बकिया जिंदगी हवालात में गुजरवाने के लिए काफ़ी है। इसने भी भगो कर दुरेद की ज़ात पर कड़े वार किए थे। अभी मुझे कहीं पहुंचना है, वापस आकर देख लूँगा तुम्हें। अपनी जीन्स की जेब में बजते मोबाइल की कॉल पर वो कहीं जाने के लिए निकला था लेकिन इरादा वापस आकर रुहाब को सख्त सबक सिखाने का था। वो जब से घर आई थी एनी से सख्त बाइकआउट चल रहा था। वो जितनी कोशिश करती एनी इतना ही इससे हम कलाम होने से कतराती थी जो कि नाराज़गी का इजहार था। रुहाब खुद चल कर इसके कमरे में आई थी। जाओ रुहाब। एनी जो बेड पर बैठी किताबों पर सर झुकाए हुए थी इसे दहलीज से ही जाने का कह गई। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? रुहाब आकर इसके सामने बैठी थी। क्योंकि तुम पर अब मेरी किसी बात का कोई असर नहीं होता। तुम वाहद रिश्ता बची हो मेरे पास एनी, या फिर मैं ये मान लूं कि मैंने तुम्हें भी खो दिया। इसने एनी की थोड़ी पकड़ते हुए इसका चेहरा अपनी सामने किया। तुम क्यों आई हो इस जहन्नम में वापस? एनी की आवाज़ भराई थी। तो कहाँ जाती? अपने घर? मेरा घर कहाँ है मेरा घर? इसे इस सवाल पर खुद ही हंसी भी आई थी। असमत भाई, इसने शाह वली का हवाला देने की कोशिश की थी। इस इंसान का नाम मत लिया करो एनी, मुझे तकलीफ पहुंचती है। वो आंखें यूं बीच गई जैसे असमत के जिक्र ने इसके जिस्म पर बैक वक़्त दर्जनों कील गाड़ दिए हों। तो क्या अपनी ही औलाद के कातिल के साथ रहकर तस्कीन मिलेगी तुम्हें? एनी को इसका कोई फैसला समझ ना आ रहा था। मेरे मुकद्दर में अब सिर्फ अजियतें लिखी हैं एनी, जो मुझे इस घर में रहकर काटनी है। इसमें अगर तुम भी मुझसे मुंह फेर लोगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तुम्हारी मायूसी मुझे जीते जी मार रही है रुहाब। मैं इस दिन के लिए अपनी सबसे प्यारी सहेली को अपनी बाबी बनाकर नहीं लाई थी। इसके कांधे से लगती वो भी इतनी बेबसी पर मातम किना हुई थी। क्या असफन सच कह रहा है? बोल। शाह वेली आए मलिक सारिंग पर असफन ने बेटी के सब राज अफशां किए तो वो बुलबुला उठे थे। बाबा साईं इस पर कपकपी तारी हुई थी। बता बदबख्त, तुझे अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा। इसकी खामोशी इन्हें असफंद और दादी के आगे मजीद शर्मसार कर रही थी।
तुम्हें जो भी करना है मलिक सारिंग अपने घर जाकर करो, लेकिन मेरा हतमी फैसला यही है कि इसे तलाक दूं मैं इसे तलाक दूंगा और ना ही अपने घर में बीवी की हैसियत ये तुम्हारे घर में मेरा नाम मेरे नाम के साथ लगाए सारी उम्र सड़ती रहेगी। असफंद ने भी हतमी फैसला बाप बेटी के मुंह पर दे मारा था। पहले ये मेरे हाथों जिंदा तो बच जाए। चल, इसे वहां से घसीटते वो अपने साथ ले गए थे। असफंद, तुम क्यों इस बदनामी को अपने नाम से मंसूब रखना चाहते हो बेटे? इनके जाते ही वो सोफे पर बैठा तो दादी ने इसे ही फैसले पर नजर सानी का मशवरा दिया था। अगर मैंने इसे आज़ाद कर दिया तो वो दुरेद रूह की जिंदगी मजीद अजीरन कर देगा। वो इसे भी रूह के सर पर मुसल्लत कर देगा। इसने अपने फैसले का हकीकी पहलू दादी के गोश गुजर किया था। रुहाब हमारी एक नहीं सुन रही। अब तो मैं भी नहीं चाहती कि वो इस इंसान के साथ एक लम्हा भी मजीद रहे। इसके बराबर में बैठती वो अब भी पोती के लिए उदास हुई थी। रूह बहुत जिद्दी है दादी जान, मेरे गलत फैसलों की सजा खुद को दे रही है। असमत को हर जाविये से अपना आप ही गलत लग रहा था। रेत पिछले कई रोज से घर वापस न आया था। जब से मायजा को रुहाब की उम्मीद से होने का पता चला था वो दरेद से खफा हुई बैठी थी। महज इसको झूठी मोहब्बत का सच्चा यकीन दिलाने के लिए इसने वक्ती तौर पर घर छोड़ दिया था, ताकि मायजा को यही लगे कि वो अब आइंदा रुहाब की शक्ल देखने का भी रवादार नहीं है। मलक हाउस आकर मलिक सारंग ने इसकी खूब इज्जत अफजाई की थी, जिस पर इसने रो रो कर माफ़ी मांग ली थी। इनका हतमी फैसला यही था कि वो वापस असफंद के पास ही जाएगी। अब सिर्फ दुरेद ही था जो इसकी तरफ से खुला के लिए दरख्वास्त दायर कर सकता था। ओहो, कितना नाशुक्रा है मेरा बेवकूफ़ भाई। इतनी प्यारी बीवी को कोई कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। जुनेद रात गहरो रुहाब के कमरे में अपने नापाक अज़ाइम लिए पहुंचा तो वो नींद में गरक पड़ी थी। आज इसके लिए मौका भी बेहतरीन था, क्योंकि कॉलेज के काम से एनी भी दोपहर में इस्लामाबाद गई थी और सुबह फजर के करीब इसकी वापसी मुतवक्का थी। जुनेद ने इसके करीब बैठते हुए माथे पर आई लट को अपनी उंगली पर लपेटा तो वो उठ बैठी थी। इसे बैठता देखकर जुनेद ने मुंह पर हाथ रखकर इसे खामोश करवाया था। दूर हटे, इसे दूर धक्का देती वो सरहाने से दुपट्टा उठाकर उछलते हुए बेड से दूर उतरी थी। अरे, अभी पास आया ही कब हूँ, वो भी कमीनगी से मुस्कुराया था। दुरेद, ये इंसान। इसी दौरान दरवाजे से दुरेद की गैर मुतवक्का आमद हुई तो रुहाब बहुत मान से इसकी तरफ भागी थी। भाई, क्या हुआ है? जुनेद को रात के इस पहर कमरे में मौजूद पाकर वो इसे मशकूक नजरों से देखने लगा था। तुम्हारी ये बीवी मुझे वरगला रही थी। पहले इसने मुझे धोखे से कमरे में बुलाया। इसने कानों को हाथ लगाते साथ सारा इल्ज़ाम रुहाब पर डाल दिया। तो ये झूठ बोल रही हैं दुरेद, इसकी नज़र साफ नहीं है। उसने दुरेद से एतबार की इल्तिजा की थी। बकवास बंद करो, माफ़ी मांगो भाई से। वो जवाबन इसी पर भड़का था। क्या तमाशा लगा रखा है आधी रात को? शोर सुनकर आधी खुली आंखें लिए जुबैदा बेगम भी कमरे में चली आईं। मोम, मैंने आपसे कहा था ना कि इसके तेवर ठीक नहीं है। देखिए, आज ये मुझे वरगलाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। माँ की तरफ कदम बढ़ाते वो इन्हें भी अपने हामियों में शामिल कर गया था। कमजात, तुम हो ही गंदा खून, जिसे न रिश्तों का लिहाज है न आखरत का खौफ। वो भी गालम गलोच पर उतर आईं। गंदा और गलीज आपका ये बेटा है। वो भी आज चुप ना रही थी। बकवास बंद करो, दुरेद ने इसे झड़क दिया। बकवास तुम्हारा ये बाई कर रहा है। मुझे बस एक यकीन था कि तुम पर कि तुम मेरे निकाह में होते हुए कोई बदकारी नहीं करोगी, मगर तुम। हाँ, तुम्हें वैसे ही बड़ी उम्र के मर्द ज्यादा पसंद है ना? इसने भी रुहा पर नया तंज दागा था। दुरेद, इस बहतान पर वो चीखी थी। अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना, बल्कि तुम्हें तो अब मैं अपने घर में भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे बाजू से पकड़ता वो कमरे से बाहर ले गया था, जबकि रुहाब ने कई कोशिशें की थी कि अपना हाथ छुड़वा सके। सरती रहो अब इधर। इसे लॉन के आखिरी कोने पर मौजूद आउट हाउस के दरवाजे से अंदर पटक कर दुरेद ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। दुरेद, दुरेद, इसने दरवाज़ा मुतअद्दिद बार अंदर से खटकाया था।
मेरा बेवकूफ़ भाई ने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। ग्रेट भाई हो तो ऐसा। जुनैद, जो इनका पीछा करता करता लॉन तक आया था, जुनैद की इस हरकत के बाद अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुका था। जब से रुहाब वापस दुरानी पैलेस गई थी, असफन के लिए जिंदगी ही बेमायनी हो गई थी। ज़हनी दबाव की वजह से पिछले कुछ दिनों से इसे पैनिक अटैक होने लगे थे। आज भी रात के दिल घबराने पर दादी को इसने कमरे में देर तक रोक रखा था। रूह, दादी जान, मेरा दिल डूबा जा रहा है, ज़रूर रूह किसी मुसीबत में है, आप जाएं वहाँ। दादी की गोद में सर रखे वो खौफ के आलम में बेदार हुआ था। कितनी बार गई हूँ, वो मिलने से ही इनकार कर देती है। मुलाजमा इसके लिए दवाई लेकर आई तो दादी ने इसकी हथेली पर 2 से 3 गोलियां रखते हुए पानी का गिलास थमाया था। एनी भी शहर से बाहर गई है, वरना मैं इससे पूछ लेता। दवाई लेते वक्त भी इसका जहन वहीं अटका था। असवन, वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती अब। इसने दुरेद को ही अपना मुकद्दर मान लिया है बेटे। दादी ने नाउम्मीदी से बोली दादी नाउम्मीदी से बोली तो सुकून के लिए अफ़ज़ाफ़ी नौफिल पढ़ने की नीयत से उठा था। इसे इबादत में मसरूफ़ देखकर दादी भी कमरे से चली गई थी। या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार इंसान हूँ, मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं। मेरे हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हैं। मेरे मालिक, यही वजह थी कि मैं खुद को रूह के लायक नहीं समझता था। इसे खुद से दूर करने का मकसद इसके लिए बेहतरीन का इंतखाब करना था, लेकिन मैं इसमें भी बुरी तरह नाकाम हुआ। मेरी नाकामियों का खमियाजा वो भुगत रही है। मेरे परवरदिगार, इसकी आजमाइश को ख़त्म कर दें। मुझे इसकी खुशियाँ वापस लौटानी है। मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं इसको दिए गए दुखों की तलाफ़ी कर सकूँ। मुसल्ले पर दुआ के लिए हाथ उठाए वो बेख्तियार हिचकियाँ भरने लगा था। दोनों आंखों से जारी आंसू आंखों से बहते, गालों और दाढ़ी को अबूर करते फैली हुई कुशादा हथेलियों पर मोतियों की तरह चमकने लगे थे। वो जिस सुकून का तलबगार था, इसका वाहिद वसीला रुहाब जमाल की पुरसुकून जिंदगी था। असफन शाह बहरा वो मसले से उठा ही था जब आधी रात को दुरेद शाह हवेली का सुकून बर्बाद रेद ने शाह हवेली का सुकून बर्बाद किया था। तुम क्या करने आए हो यहाँ? वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे हॉल में पहुंचा तो दुरेद कुछ दस्तावेजात लिए खड़ा था। दस्तखत करो इस पर। इसने कागजात असफन के हाथ में जबरन थमा दिए। ये क्या है? इसने कागजात पढ़े बगैर सोफे पर दे फेंके। तलाकनामा है, आज़ाद करो माइजा को। इस नाम नेहाद रिश्ते से इसने यूं हुक्म दिया जैसे असफन लम्हों में से बजा लाएगा। तुम जैसा बेगैरत शख्स मैंने नहीं देखा दुरेद। पहले मुझे रुहाब से दूर करने के लिए तुमने माइजा को इस्तेमाल किया, फिर माइजा के जरिए रूह को मुझसे इतना बदजन किया कि वो तुम जैसे कमजोर का हाथ थामने पर मजबूर हो गई। ऐसा क्या देख रहे हो मुझे? मैं सब सच माइजा के मुंह से सुन चुका हूँ। तुमने मलिक फैमिली को ट्रैप किया, मलिक सारंग तक रूह के जिंदा होने की खबर पहुंचाई ताकि वो इसे वापस गांव ले जाए। वो माइजा के भाई के नाम से मंसूब थी। ये बात तुम जानते थे। पहले तुमने सोचा कि माइजा से शादी करके तुम रुहाब के जरिए अपने भाई को आज़ाद करवा लोगे, लेकिन जब मेरी दौलत देखकर मलिक सारंग ने रूह की आज़ादी के बदले मेरी माइजा से निकाह की शर्त रखी तो तुमने नया शैतानी मंसूबा तैयार किया। तुम तो अबलीस हो, अबलीस। इसका हर राज इसी के मुंह पर